आस्था ने मुस्कुराते हुए मनोज जी से कहा, जी पापा आज स्पेशल डे है। मनोज जी क्यूरियस होते हुए पूछते हैं, आज ऐसा क्या है? जहां तक मुझे पता है किसी का बर्थडे तो नहीं है, फिर आज क्या स्पेशल डे है? आस्था ने खुशी से चहकते हुए कहा, मुझे जॉब मिल गई है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में, और कल से ही मुझे ज्वाइन करने के लिए बोला है। मनोज जी ने भी खुश होते हुए कहा, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। आस्था ने मनोज जी से कहा, पापा आप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाइए, तनु और उसके मम्मी पापा आते होंगे। मनोज जी ने हंसते हुए आस्था से कहा, अरे वाह क्या बात है, हमारी बेटी ने तो अपनी पार्टी की तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं। आस्था ने अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, तनु को भी मेरे साथ ही जॉब मिली है। मैं और वो एक ही कंपनी में काम करेंगे। मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, आप दोनों को साथ में ही जॉब मिल गई, अब तो मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं होगी। ये सुनकर आस्था मनोज जी को कंफ्यूजन के साथ देखती है, मानो पूछ रही हो कि उन्हें किस बात की टेंशन होगी। आस्था को ऐसे कंफ्यूज होते देखकर मनोज जी ने कहते हैं, मैं इस बात से टेंशन फ्री रहूंगा कि कहीं मेरी बेटी झांसी की रानी बनकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर रही है। ये सुनकर आस्था ने मुंह बनाकर नाराज होते हुए मनोज जी से कहा, अच्छा तो आपको लगता है कि मैं हमेशा झगड़ा करती हूँ? तभी शिवी ने वहां आकर मनोज जी की साइड लेते हुए कहा, और नहीं तो क्या दी पापा सही बोल रहे हैं। इस पर आस्था ने शिवी को घूरते हुए कहा, अच्छा मैं झगड़ा करती हूँ और तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू दूध की धुली हुई है, तुझे तो झगड़ा करना आता ही नहीं है। और फिर क्या था, वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। ये सब देखकर मनोज जी ने दोनों को चुप करते हुए कहा, अरे बस भी करो तुम दोनों, क्यों ऐसे छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अभी तनु और उसकी फैमिली आती ही होगी, तुम दोनों को ऐसे लड़ते देखकर वो लोग दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। मनोज जी बात सुनकर दोनों शांत हो जाती हैं। आस्था ने मनोज जी को थोड़ा ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, पापा पहले आप जाइए फ्रेश होकर आइए, फिर आकर बात करते हैं। मनोज जी आस्था की बात मानकर वहां से फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में तनु की फैमिली भी आ जाती है और मनोज जी भी फ्रेश होकर आ गए थे। तनु की मां ने आस्था को शाबाशी देते हुए कहा, अरे वाह बेटा, तुमने इतना सब कुछ तुम अकेले ही बना लिया। और उन्होंने तनु की तरफ देखकर ताना मारते हुए कहा, एक हमारी ये महारानी है जो खाना बनाना तो दूर किचन में पानी लेने तक नहीं जाती। तनु ने अपनी माँ से अपनी तारीफ करते हुए कहा, अरे मम्मी खाना बनाने के अलावा भी तो मुझे बहुत कुछ आता है। तनु की माँ ने सार्कास्टिक वे में कहा, हाँ आता है ना, बहुत कुछ आता है, जैसे बिना मतलब की बातें करना, दूसरों का दिमाग खराब करना, और हाँ पूरे दिन बस भुक्कड़ों की तरह खाना खाते रहना है ना, यही सब तो आता है तुम्हें। आस्था ने तनु की माँ का साथ देते हुए कहा, हाँ आंटी ये तो सही कहा आपने, हमारी तनु कितनी टैलेंटेड है, इतना कुछ तो आता है उसे। और आस्था अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, और अपने टैलेंट पर जरा सा भी घमंड नहीं है हमारी तनु को। आस्था की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ये देखकर तनु ने रूठते हुए कहा, जाइए मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। आस्था ने तनु को मनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब कोई तुझसे कुछ नहीं बोलेगा, ये सब छोड़ और चलकर खाना खाते हैं। और फिर सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो तनु के पापा आस्था से पूछते हैं, वैसे बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारी जो कंपनी है उसके ओनर मिस्टर अर्जुन सिंह राठौर है ना? आस्था ने खाना खाते हुए कहा, हाँ अंकल वही है। तनु के पापा ने आस्था से कहा, लेकिन बेटा मैंने सुना है वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस और घमंडी किस्म का इंसान है। आस्था ने बेपरवाह अंदाज में कहा, ये तो पता नहीं अंकल, मगर इतना जरूर पता है इस कंपनी में टैलेंट की कदर जरूर है, और आप टेंशन मत लीजिए, हमें कौन सा रोज अपने बॉस से मिलना है। आस्था को पता नहीं था कि उसे किस पोस्ट पर जॉब मिली है, ये तो कल उसे ऑफिस जाकर ही पता चलेगा। तनु की फैमिली खाना खाने के बाद अपने घर चली जाती है। वहीं आस्था अपना सारा काम जल्दी खत्म कर सोने चली जाती है, क्योंकि कल उसका जॉब का पहला दिन था और वो पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती थी। अगली सुबह आस्था जल्दी उठकर फ्रेश होकर किचन में आकर सबके लिए नाश्ता बनती है और फिर लंच बनाकर सबके लिए पैक कर देती है। तभी मनोज जी ने आकर प्यार से आस्था से कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आस्था ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पापा। तभी शिवी ने भी आकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया और फिर सब लोग अपना नाश्ता खत्म करके अपना अपना लंच लेके घर से अपने काम पर निकल जाते हैं।
आस्था ने तनु को कॉल किया और अपनी रिस्ट वॉच में देखते हुए कहा, कहाँ है यार तू, देख आज ऑफिस का पहला दिन है और मैं पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती। तनु ने आस्था से कहा, अरे बाबा आ रही हूँ, बस 5 मिनट रुक, अभी पहुँच रही हूँ। और कुछ देर में तनु वहां आ जाती है। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर आस्था और तनु पहले मैनेजर के पास जाते हैं तो मैनेजर उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और उन दोनों को उनका काम समझाता है। फिर मैनेजर ने आस्था को समझाते हुए कहा, मिस आस्था, आपको बॉस के सभी मीटिंग के टाइम टेबल सेट करने होंगे और उनका शेड्यूल भी आपको रोज बनाना होगा। आस्था ने मैनेजर से कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन सर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ये काम तो पर्सनल सेक्रेटरी का होता है ना। मैनेजर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए आस्था से पूछा, डोंट टेल मी कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी पोस्ट क्या है। आस्था ने कंफ्यूज होकर मैनेजर से कहा, सर वो मेरी पोस्ट। आस्था इतना ही बोल पाई थी। तभी मैनेजर ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हो तो जाओ जाकर सर का शेड्यूल बनाओ और जाकर उन्हें बताओ कि उनका आज का क्या शेड्यूल है। मैनेजर की बात सुनकर आस्था वहां से चली जाती है। आस्था कुछ देर बाद शेड्यूल बनाकर सीधे बॉस के कैबिन के बाहर नॉक करती है तो अंदर से एक कड़क आवाज आती है। कम इन आवाज सुनकर आस्था अंदर चली जाती है। अंदर एक शख्स चेयर पर बैठा हुआ था। उस शख्स का फेस दूसरी तरफ था जिससे आस्था को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस कैबिन में कोई और भी मौजूद था जो वही रखे सोफे पर बैठा हुआ था। आस्था ने प्रोफेशनल वे में कहा, सर ये रहा आपका आज का शेड्यूल, मैंने बना लिया है। वो शख्स बिना आस्था की तरफ चेहरा किए कहता है, ठीक है, इसे यही टेबल पर रख दो। और जैसे ही वो आस्था की तरफ मुड़ता है तभी आस्था के हाथ से वो पेपर नीचे गिर गया जाता है। आस्था उस पेपर को उठाने के लिए नीचे झुक जाती है। आस्था पेपर उठाते हुए बोलती है, सॉरी सर। वो इतना बोलते ही वो चुप हो जाती है क्योंकि जब वो अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह में जो शब्द थे वो मुंह में ही रह जाते हैं। जब वो शख्स आस्था को अपने सामने देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। फिर दोनों लोगों के मुंह से एक साथ एक ही वर्ड निकलता है, तुम। उन दोनों को साथ में बोलते देखकर सोफे पर बैठे इंसान का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है और वो शख्स ध्यान से उन दोनों को देखने लगता है। आस्था एकदम गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने भी आस्था से गुस्से में कहा, What do you mean कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये मेरी कंपनी है and I am the owner, समझी तुम? By the way, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया बिना परमिशन के? तुम अंदर कैसे आई? उस शख्स की बात सुनकर तो आस्था को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। आस्था हकलाते हुए उस शख्स से कहा, मैं यहाँ जॉब करती हूँ और आप क्या अर्जुन। आस्था की बात कंप्लीट होने से पहले ही अर्जुन ने बीच में ही आस्था की बात काटते हुए, ये साई MD अर्जुन सिंह राठौर। ये सुनने के बाद तो आस्था के चेहरे की तो हवायां हिर जाती हैं। आस्था मन में सोचते हुए खुद से कहती है, मर गए, ये जॉब तो गई। तभी अर्जुन ने आराम से आस्था की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? डोंट वरी, मैं तुम्हें जॉब से इतनी आसानी से नहीं निकालूंगा। पहले अपना हिसाब बराबर करूंगा। वो क्या है ना कि तुमने जो मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा था ना, तो इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जब तक तुम उसके रिपेयरिंग के पैसे नहीं चुका देती तब तक तुम यही काम करोगी, वो भी बिना सैलरी के। तुम्हारी सैलरी तुम्हें तब तक नहीं मिलेगी जब मेरी गाड़ी की रिपेयरिंग का खर्चा निकल जाएगा। आस्था ने अर्जुन से थोड़े गुस्से में कहा, व्हाट, मैं आपको क्या पागल दिखती हूँ जो बिना सैलरी के काम करूंगी? और वैसे भी गलती आपकी थी। आपकी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी जिससे मेरी स्कूटी टूटी थी। तो जरा बताइए मैं आपको क्यों पैसे दूंगी? और हाँ, रही बात यहाँ जॉब की तो वो खुद ही छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी जगह काम करने का जहाँ आपके जैसा खड़ूस बॉस हो जो अपनी गलती मानने के जगह दूसरों को ब्लेम करे। आस्था इतना बोलकर वहां से चली जाती है। ये देखकर वहां सोफे पर बैठा इंसान जोर जोर से हंसने लगता है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अर्जुन का छोटा भाई रुद्र था। रुद्र हंसते हुए अर्जुन से पूछता है, भाई कौन थी ये लड़की जो आपको इतना सुनाकर चली गई? वो लड़की द बिजनेस टाइकून अर्जुन सिंह राठौर को सुनाकर चली गई। ये बात तो कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन होनी चाहिए। इतना बोलकर रुद्र फिर से हंसने लगता है। अर्जुन ने चिढ़कर रुद्र से कहा, शट अप रुद्र, अपनी ये बकवास बंद करो। लेकिन रुद्र कहाँ मानने वाला था। आज उसने अपनी आंखों से एक लड़की को अपने भाई को सुनाते हुए देखा था।
तो ये मौका वो कैसे छोड़ सकता था। ये सब देखकर पहले तो रुद्र को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ था, लेकिन जब अर्जुन भी आस्था से झगड़ा करते देखता है तब उसे यकीन होता है और वो उन दोनों की लड़ाई एंजॉय करने लगता है। रुद्र अर्जुन से आस्था के बारे में पूछता है, भाई आपने उस लड़की से कहा था कि उसने आपकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया था, क्या ये बात सच है? बताइए ना भाई। अर्जुन ने रुद्र से थोड़े सख्त लहजे में कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तू इस वक्त यहाँ से जा, मुझे अभी बहुत काम है। और टेबल से एक फाइल उठाकर उसे पढ़ने लगता है। रुद्र अर्जुन को ऐसे खुद को इग्नोर करता देखकर रुद्र मुंह बना लेता है। रुद्र को पता था अगर उसका भाई कोई बात बताना नहीं चाहता तो कुछ भी हो जाए वो कभी बताएगा नहीं। तो रुद्र अर्जुन के कैबिन से बाहर चला जाता है। रुद्र अपने मन में सोचते हुए खुद से कहता है, भाई कुछ तो बात है इस लड़की में, जहाँ कोई आपके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता वहाँ ये लड़की बिना डरे आपको जवाब दे गई। मैं इतनी आसानी से इसे यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा। इधर आस्था अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो समझता क्या है, अपने आप को जो कुछ भी बोलता है। मैं क्या पागल हूँ जो बिना सैलरी के जॉब करूंगी? अगर मुझे पहले पता होता कि इस कंपनी का मालिक ये है तो मैं यहाँ कभी इंटरव्यू देने नहीं आती। आस्था ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान, आप किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे उस खड़ूस मिलवाकर। मैंने उस दिन सोचा था कि अब दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन नहीं, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो भेज दिया आपने उसे मेरा बॉस बनाकर। उससे तो बोल दिया कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तभी मैनेजर आस्था की कैबिन में आकर कहता है, क्या हुआ मिस आस्था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो बॉस को उनका शेड्यूल बनाकर देना था, क्या आप वो उन्हें दे आई? आस्था ने हिचकिचाते हुए मैनेजर से कहा, सर वो मुझे रिजाइन करना है इस जॉब से। मैनेजर ने कंफ्यूज होते हुए आस्था से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा रिजाइन करना है? तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पढ़ा क्या? उसमें साफ साफ लिखा था कि तुम 6 महीने से पहले ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी, वो भी 6 लाख रुपए की, समझी तुम? मैनेजर की बात सुनने के बाद आस्था को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों किया था। अब आस्था मजबूरी में ये जॉब करनी थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पेनल्टी भर सके। मैनेजर ने आस्था से थोड़े सख्त लहजे में कहा, अब जाओ जाकर सर के आज की मीटिंग उनके शेड्यूल के हिसाब से फिक्स करो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सर के गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैनेजर के कहने पर आस्था वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद अर्जुन के कैबिन के बाहर नॉक करती है तो अंदर से उसी अंदाज में कड़क आवाज आती है, कम इन। तो आस्था अंदर चली जाती है। अंदर जाकर आस्था अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है। अर्जुन ने आस्था को आपने सामने देखकर सार्कास्टिक वे में कहा, क्या हुआ मिस आस्था, आप तो रिजाइन करने वाली थी, इरादा बदल गया क्या, या फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आई हो? आस्था ने अर्जुन निराश होते हुए कहा, सर ये आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं 6 महीने तक रिजाइन नहीं कर सकती। अगर मैंने रिजाइन किया तो मुझे पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट, और मैं उसे पे नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ जॉब करनी पड़ेगी। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन ने एक तीखी स्माइल के साथ आस्था से कहा, गुड, सही डिसीजन लिया है तुमने। और वैसे भी अगर तुम पेनल्टी देकर ये जॉब छोड़कर जाती तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देता, क्योंकि मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन सिंह राठौर किसी के साथ अपना हिसाब अधूरा नहीं रखता। तो तैयार हो जाओ मिस आस्था मेरा हिसाब पूरा करने के लिए। अर्जुन ने एटीट्यूड में आस्था से कहा, तो मिस आस्था, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप रिजाइन नहीं कर रही हैं तो क्या कुछ काम कर लें, या और कुछ भी बाकी रह गया है आपका? आस्था ने नॉर्मल टोन में कहा, जी सर। अर्जुन ने एकदम से कहा, क्या और कुछ बाकी रह गया है तुम्हारा? आस्था ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, मैं तो काम के लिए बोल रही थी। अर्जुन ने आराम से चेयर पर पीछे सिर टिकाते हुए कहा, ग्रेट, तो फिर जाओ जाकर मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा ड्रामा देखकर मेरा सिर दर्द कर रहा है। इस पर आस्था अर्जुन को घूर कर देखती है। अर्जुन ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, ऐसे घूर क्या रही हो, जाओ या यहीं खड़े होकर मुझे घूरती रहोगी? आस्था ने अर्जुन से थोड़े गुस्से में कहा, सर मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मैं आपकी नौकर नहीं जो आपके लिए कॉफी लेकर आऊंगी। इस काम के लिए पियोन है तो आप उसे बोलकर कॉफी मंगवा लीजिए। अर्जुन ने एटीट्यूड से कहा, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो तो तुम मेरा हर एक काम करोगी।
पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। रही बात पियोन की तो वो बाकी सब लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो जाओ जाके मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। और हाँ, मैं कैंटीन की कॉफ़ी नहीं पीता तो तुम मेरे लिए खुद कॉफ़ी बनाकर लाओगी। और हाँ, चीनी थोड़ी कम डालना, मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। आस्था ने मन में कहा, मेरा बस चले तो मैं जहर न डाल दूं। अर्जुन ने आस्था से पूछा, कुछ कहा तुमने? इस पर आस्था ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर को कुछ नहीं। अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, तो जाओ यहाँ से खड़े खड़े, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ। आस्था वहां से अपने मन में बड़बड़ाते हुए चली जाती है। खड़ूस कहीं का ऑर्डर तो ऐसे देता है जैसे कहीं का राजा है। मन तो करता है कि इसे जान से मार दूं। और उस दिन गाड़ी पर नहीं बल्कि इसके सिर पर पत्थर मरना चाहिए था, जिससे थोड़ी अक्ल आ जाती और दूसरों को यूं परेशान नहीं करता। आस्था बहुत कुछ बड़बड़ाते हुए कैंटीन में पहुंच जाती है। वो बड़बड़ाते हुए ही कॉफी बनाती है और अर्जुन के कैबिन में चली जाती है। आस्था अर्जुन की कॉफी उसके सामने रखते हुए बोलती है, सर ये लीजिए आपकी कॉफी। अर्जुन ने किसी फाइल में देखते हुए बस हाँ कहा। तो आस्था अर्जुन से पूछती है, सर क्या अब मैं जा सकती हूँ? वैसे वो मन में सोच रही थी कि ये राक्षस उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगा। तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज जाती है। या श्योर, ये सुनते ही आस्था वहां से जाने के लिए पलट जाती है। लेकिन तभी अर्जुन उसे रोकते हुए कहता है, एक मिनट मिस आस्था। अर्जुन के रोकने पर वो रुक जाती है और सोचती है, अब क्या रह गया इसका, अब क्या करवाने वाला है। और पीछे मुड़कर कहती है, जी सर कुछ काम था। तो अर्जुन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये कुछ फाइल्स हैं जिन्हें तुम्हें चेक करना है कि इनका डेटा सही है या नहीं, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। और हाँ, कल शाम तक तुम्हें मुझे रिपोर्ट करना है। जब आस्था उस तरफ देखती है जिस तरफ अर्जुन ने इशारा किया था, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ फाइल्स नहीं बल्कि फाइल्स के ढेर लगे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से आस्था के लिए ही रखी हों। उन फाइल्स के ढेर को देखकर तो आस्था का सिर चकरा जाता है। फाइल्स के ढेर को देखकर आस्था ने परेशान होते हुए कहा, सर इतनी सारी फाइल्स को मैं 2 दिन में कैसे करूंगी? अर्जुन ने आस्था से अपने एटीट्यूड भरे अंदाज में कहा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं तुम्हारी है, तुम देखो तुम्हें कैसे करना है। वैसे भी तुम तो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेती हो, तो ये भी कर लोगी। मुझे नहीं पता, लेकिन कल शाम तक मुझे ये फाइल चाहिए, कैसे भी करके ये फाइल्स मेरी टेबल पर होनी चाहिए। अर्जुन अपने मन में खुद से कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि अर्जुन सिंह राठौर से उलझने का क्या अंजाम होता है। अगर तुम्हारी रातों की नींद हराम ना की तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह राठौर नहीं। वहीं अर्जुन की बात सुनने के बाद तो आस्था का मुंह ही लटक गया था। आस्था बुझे मन से वो फाइल्स उठाकर वहां से अपने कैबिन में जाने लगती है। आस्था से वो फाइल्स ठीक से उठाई भी नहीं जा रही थी। वो जैसे तैसे करके उन्हें अपने कैबिन में लेकर जाती है और वो खुद से ही कहती है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है वो खड़ूस, इतनी सारी फाइल्स मैं 2 दिन में चेक कैसे करूंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये खड़ूस चैन से नहीं रहने देगा। अब तक अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, अब नर्क बनने वाली है। और फिर आस्था मुंह बनाकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद आस्था के कैबिन में तनु आती है। तनु ने मुस्कुराते हुए आस्था से कहा, क्या हुआ मैडम, आज आपको भूख नहीं लगी जो लंच टाइम में भी काम कर रही हो? आस्था ने मुंह लटकाते हुए कहा, भूख तो छोड़ कल शाम तक तो मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तनु ने सीरियस होते हुए आस्था से कहा, ऐसा भी क्या हो गया जो तुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है? आस्था ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, यार तुझे नहीं पता कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। तनु ने टेंशन लेते हुए कहा, क्या हुआ आस्था, तू ऐसा क्यों बोल रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आस्था ने तनु को याद दिलाते हुए कहा, तुझे पता है उस दिन हमारा एक्सीडेंट जिससे हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि इस कंपनी का ऑनर, हमारा बॉस अर्जुन सिंह राठौर था। आस्था की बात सुनकर तनु ने शॉक होते हुए कहा, क्या आर यू श्योर, तुझे कैसे पता चला कि वो ही हमारा बॉस है? आस्था ने मायूस होते हुए कहा, क्योंकि मैं खुद उनसे मिलकर आ रही हूँ और अभी जो मेरी हालत है तो ये समझ ले कि मैं उस दिन की ही सजा काट रही हूँ। ये सब आस्था फाइल्स की तरफ देखते हुए बोल रही थी। तनु ने आस्था से कंफर्म करने के लिए पूछा, यू मीन कि ये सब तुझे बॉस ने दिया है? तनु की बात पर आस्था बेचारा सा मुंह बनाकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। तनु ने टेंशन लेते हुए आस्था से कहा, तू इतना सारा काम 2 दिन में कैसे करेगी? इन्हें देखकर लग रहा है कि ये 2 दिन का नहीं 2 महीने का काम है। आस्था ने निराश होते हुए कहा, पता नहीं यार, मैं 2 दिन में ये सब कैसे करूंगी?
अच्छा तू ये सब छोड़ जाकर लंच कर ले, मैं बाद में खा लूंगी। आस्था की बात सुनकर तनु वहां से चली जाती है। तनु के जाने के बाद आस्था अपने काम में लग जाती है। अर्जुन का कैबिन आस्था के कैबिन के ठीक बगल में ही था, जिससे वो आस्था को अच्छी तरह देख सकता था। अर्जुन आस्था को काम करते हुए देख रहा था और उसकी हरकतें भी नोटिस कर रहा था। आस्था काम करते करते कभी अपनी पेन को अपने होठों में दबा लेती है, जिससे अर्जुन का ध्यान उसके गुलाबी होठों पर चला जाता। कभी अपने चेहरे पर आ रहे अपने बालों को पीछे करती तो कभी अपने होठों को चबाने लगती है। आस्था को ऐसा करता देख अर्जुन कहीं खो सा गया था। तभी उसके कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे उसका ध्यान टूटता है और वो उसे अंदर आने के लिए बोलता है तो एक लड़की अंदर आती है, जिसने एक डार्क ब्लू कलर की नी लेंथ की शॉर्ट ड्रेस और हील पहनी हुई थी, जो दिखने में काफी फैशनेबल और अच्छे घर से लग रही थी। वो सीधा अर्जुन के पास जाकर खड़ी होकर कहती है, हाय अर्जुन, कैसे हो? अर्जुन ने बिना किसी रिएक्शन के कहा, आई एम गुड, हाउ आर यू? इस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहा, आई एम ऑल्सो गुड। अर्जुन ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ शनाया? उस लड़की का नाम शनाया कपूर था। शनाया अर्जुन की बचपन की दोस्त थी। शनाया ने अर्जुन से शिकायत करते हुए कहा, तुम तो कभी मिलने आते नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ही मिलने आ जाती हूँ तुमसे। वैसे आज मैं तुम्हें अपने साथ क्लब ले जाने आई हूँ, चलो ना, बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं। शनाया ही एकलौती ऐसी लड़की थी जो अर्जुन से बात कर सकती थी, क्योंकि अर्जुन किसी लड़की से बात ही नहीं करता था और बचपन की दोस्त होने की वजह से वो शनाया से थोड़ी बहुत बात कर लेता था। इसी बात का फायदा उठाकर शनाया सबको ये दिखाना चाहती थी कि अर्जुन उसका बॉयफ्रेंड है, मगर अर्जुन उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानता था, इसलिए वो उससे बात करता था। अगर अर्जुन को पता चल जाता कि शनाया के दिल में उसके लिए कुछ और है, तो वो शनाया से भी कभी बात नहीं करता और उसे अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। शनाया ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने कभी अपनी फीलिंग्स अर्जुन के सामने नहीं आने दी। शनाया अर्जुन को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी, इसीलिए तो वो आज यहाँ आई थी। आज उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा था। शनाया ने अर्जुन से कहा, चलो ना अर्जुन, क्लब चलते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती कर लेंगे। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, नहीं शनाया, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, किसी और दिन चलते हैं। शनाया ने रूठते हुए कहा, ऐसा कौन सा काम है तुम्हें जो ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद भी करना है, और तुम यहाँ अकेले करोगे क्या, क्योंकि सारे एम्प्लॉयर्स तो चले गए हैं? अर्जुन ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इधर आस्था के कैबिन में तनु आती है। तनु ने आस्था से पूछा, घर नहीं चलना क्या मैडम, या आज ऑफिस में ही रहने का इरादा है? ऑफिस आवर्स तो खत्म हो गए हैं, चल घर चलते हैं। आस्था फाइल में ही देखते हुए कहती है, नहीं यार तू जा, मेरा अभी बहुत काम बचा है तो मैं ओवर टाइम करूंगी। तनु ने आस्था को थोड़ा डांटते हुए कहा, तू पागल है क्या, तू यहाँ अकेले रहकर काम करेगी? चल अभी घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर कर लेना। आस्था ने तनु को समझाते हुए कहा, नहीं यार, कल जल्दी आने से कुछ नहीं होगा, अगर आज सारी रात जागकर भी काम किया तब भी पूरा नहीं होगा। तू घर जा, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ सेफ हूँ, डोंट वरी यार, और अगर तू घर नहीं गई तो सब लोग टेंशन लेंगे। तनु ने आस्था से थोड़े गुस्से में कहा, अच्छा, और अगर तू घर नहीं जाएगी तो अंकल को टेंशन नहीं होगी क्या? तो आस्था तनु को मुस्कुराते हुए देखती है। आस्था को मुस्कुराते देखकर तनु समझ जाती है कि आस्था क्या कहना चाहती है। तनु एकदम से मना करते कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जैसा तू सोच रही है, मैं अंकल से झूठ नहीं बोलूंगी, समझी तू? आस्था क्यूट सा फेस बनाकर तनु को मानते हुए कहती है, प्लीज क्या तू अपनी बेइज्जती के लिए इतना भी नहीं करेगी? तनु ने परेशान होते हुए कहा, अगर अंकल को पता चल गया तो? आस्था ने तनु को रिलैक्स करते हुए कहा, नहीं चलेगा, तू पापा को फोन करके बोल देना कि मैं तेरे साथ तेरे घर जा रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, इतना तो कर ही सकती है ना तू मेरे लिए? तनु ने बेपसी में आस्था की बात मानते हुए कहा, ठीक है, मगर तुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तू अपना ख्याल रखेगी और अगर कुछ प्रॉब्लम हुए तो मुझे कॉल करेगी। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, पिंकी प्रॉमिस, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी और अगर कुछ प्रॉब्लम हुए तो तुझे कॉल करूंगी। अब तू जा वरना लेट हो जाएगी। आस्था को BYYY बोल तनु वहां से अपने घर चली जाती है। तनु के जाने बाद आस्था अपने काम में लग जाती है। आस्था इस बात से अनजान थी कि कोई उसे देख रहा है।
आस्था अपना काम कर ही रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिससे आस्था काफी डर जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था और वो डरकर अपने कैबिन से बाहर जाने लगती है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजा खुलता ही नहीं है। शायद डोर अटक गया था जिससे वो खुल नहीं रहा था, जिससे आस्था और भी ज्यादा घबरा गई थी। डर की वजह से आस्था हालत खराब हो रही थी तो वो वहीं अपनी टेबल के सहारे जमीन पर बैठकर अपना मुंह अपने घुटनों में छुपा लेती है। शायद अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी धीरे से उसके कैबिन का डोर खुलता है। दरवाजा खुलने की आवाज आने से जब वो सामने देखती है तो वहां कोई खड़ा था और बाहर से हल्की रोशनी भी आ रही थी। तो आस्था सीधे दौड़कर उस इंसान के गले लग जाती है।